जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो सपोजिटली आप अपने एग्ज़ाम के लिए ना बहुत मेहनत कर रहे हो। आप 8-8 घंटे लगा रहे हो, आप लाइब्रेरी भी जा रहे हो, आप हर एक चीज़ कर रहे हो जो आपको आपके पॉसिबली पता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होंगी जो अभी भी आप कमिट कर जा रहे होंगे अननोइंगली। और इन सब गलतियों का भुगतान आपको आपके सीडीएस एग्ज़ाम में करना पड़ सकता है। अब देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, है ना? एज़ अ बिग ब्रदर, एज़ योर मेंटर, मैं आपको बस एक सलाह दे रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ जो कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती, आप वैसी कुछ गलतियाँ कमिट कर देते हो। और अगर किसी ने आपको सही टाइम पर उन गलतियों को नहीं बताया तो उसका बहुत ही डिवास्टेटेड आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो मैं नहीं चाहता कि आप सब भी ऐसी कोई भी गलती करो, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लास्ट वीडियो मैंने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बताई थी आप लोगों के लिए, एंड आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, है ना? जिन भी बच्चों को वो स्ट्रेटेजी की वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है अपने लास्ट 30 डेज में स्ट्रेटेजी को किस तरीके से आप कर सकते हो, उसी का ये एक्सटेंशन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस 30 डेज स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको कुछ गलतियां हैं जो आपको कमिट नहीं करनी है। तो आज मैं ऐसी कुछ 10 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या गलतियां आप कमिट कर सकते हो एंड जिसकी वजह से आपके अटेम्प्ट में नुकसान ना हो जाए, है ना? हमने हमेशा सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अटेम्प्ट खत्म हो जाए उसके बाद किसी चीज को एनालाइज करने से अच्छा अटेम्प्ट से पहले ही आप देख लो कि अगर इनमें से कोई गलती आप नहीं, आप भी तो कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पर फोकस करना होता है, लाइक जो गलती सबसे ज़्यादा बच्चे दोहराते हैं भाई, वो एंड के समय में ना बहुत सारे सोर्सेज को रेफर करने लगते हैं। ठीक है, वो एनसीईआरटी भी पढ़ने लगते हैं, वो टॉपर्स नोट की तरफ भी भागने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर वो जो स्टैटिक की बुक्स होती हैं, जो हमारी कन्वेंशनल बुक्स हैं, जिनको कि अब पढ़ने का समय नहीं रहा। अगर आप इस समय जाके लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग करने वाले हो तो भाई बहुत गलत समय पे कर रहे हो, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में 1200-1500 पेजेस की बुक है। इस समय चाह के भी आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत सारे सोर्सेज को एक साथ कंपाइल करने लग जाओ। और नहीं तो आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे तो बहुत सारी भतेर सारी वीडियो होती हैं कंटेंट की कि भैया ये वन शॉट आ गया, ये कर लो, ये मैराथन कर लो, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं, आपको डाइवर्ज करते हैं आपके फोकस से। ठीक है, तो आपको अपना फोकस डाइवर्ज नहीं करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सोर्सेज ज़्यादा होने के साथ साथ बच्चे एक चीज़ करना भूल जाते हैं, रिवीजन। देखो, एक सिंगल सोर्स लो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ भैया, एक सिंगल सोर्स लो, चाहे उसमें एनसीईआरटी है, चाहे आपकी लक्ष्मीकांत है, चाहे आप किसी टॉपर के नोट्स को फॉलो कर रहे हो या आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, सिंगल सोर्स पकड़ो और उसी का ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, उसी को बार 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 देखते रहो। क्योंकि होगा क्या, जब आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम देखते रहोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ही बैठ जाएंगी। और मैंने अपने जितने भी लेक्चर लिए हैं उनमें भी आपको यही समझाया कि भाई फोकस हमेशा एक चीज़ पे करना, कि ज़्यादा रिसोर्सेज मत। ज़्यादा किताबें खरीदने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एक किताब को ज़्यादा बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? तो सबसे पहले ये गलती है जो हर एक बच्चा कमिट करता है। मैंने भी अपने लाइफ टाइम में शायद शुरुआती स्टेट में कभी ना कभी ये गलती करी थी, और उसका मेरे को भी, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम अपनी स्टोरी में, कि उसकी वजह से मेरा भी जो सीडीएस का अटेम्प्ट था वो खराब हुआ था। तो मैं नहीं चाहता ऐसा ही कोई आपका भी अटेम्प्ट खराब हो। ठीक है, नेक्स्ट है 60 डे वाली स्ट्रेटेजी। ये तो आप लोगों के लिए अब इम्प्लाई होगी नहीं, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हमारे पास। नेक्स्ट, और जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग जीएस। ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, लाइक जिन भी बच्चों को आईएमए देना होता है या आईएएफ वो देते हैं, ठीक है, या वो आईएनए के लिए देते हैं, तो इन तीनों एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, वो हमेशा इंग्लिश पे फोकस करके रखते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, मैथ्स पे। एंड एविडेंटली उनको करना भी चाहिए, बट वहीं पर जीएस को कॉम्प्रोमाइज मत कर देना, क्योंकि भाई सेक्शनल कट ऑफ तो टपनी ही है ना। देखो, मान के चलो तुम इंग्लिश में ले भी आए 80 मार्क्स, ठीक है, मैथ्स में ले भी आए 50 मार्क्स, 130 तो यही हो गए। बट अगर जीएस में सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं करोगे तो क्या इन मार्क्स जो ये लेके आए हो इनका कोई फायदा है? क्या आप सिलेक्ट हो पाओगे? क्या आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे? सो ध्यान रखना कि हर एक चीज़ को बैलेंस्ड वे में आपको करना है। किसी चीज़ में तुर्रम खा नहीं बनना, आपको किसी भी एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, और वहीं पर आती है बैलेंस्ड अप्रोच। तो अब आपको यहाँ क्या करना है भाई, मैथ्स और इंग्लिश को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, बिल्कुल दो, लेकिन साथ साथ जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटलीस्ट उनको भी कवर कर लो। ठीक है, अब जीएस को कवर कैसे करना है, यहाँ पर भी जो बच्चे जीएस कवर करने जाते हैं ना, वो यहाँ पर भी एक गलती कर देते हैं। अब अगर आप जीएस पढ़ने जाओगे तो जीएस में खुद देखो इतने सारे सब्जेक्ट है भैया, आपको एक ही टाइम पे हिस्ट्री भी करनी है, ठीक है, फिर आपके पास पॉलिटी है,
फिर आपके पास साइंस है, देन जियोग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, और इन्हीं सब पे करंट अफेयर्स भी आ गया। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। अब अगर हर एक सब्जेक्ट को हर एक चीज़ कवर करने जाओगे तो पूरा वैसे ही नहीं हो पाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है कि भाई हिस्ट्री कवर कर रहे हो तो हिस्ट्री का कौन सा सेक्शन आप कवर करोगे। लाइक हिस्ट्री 3 सेक्शन है, पहला है एंशिएंट, दूसरा है मेडिवल, ठीक है, और तीसरा है मॉडर्न। अब इनमें से हाईएस्ट वेटेज किसकी है ये फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो जिसकी हाईएस्ट वेटेज है उसको कवर करो। सिमिलरली जब आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस भी 3 हो गई ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों में से हाईएस्ट वेटेज बायो की है, तो सबसे ज़्यादा बायो पे ध्यान दो। तो इस तरीके से आपको करना है। एंड आखिरी समय में मैंने बताया सारी चीज़ें तो कवर होंगी नहीं, तो आप सिर्फ क्या फाइंड आउट करो, हाई यील्डिंग टॉपिक्स को फाइंड आउट करो। एंड मैंने देखा लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने लिखा भी है कि सर पॉलिटी का बता दो, ज्योग्राफी का बता दो। तो टेंशन मत लो, है ना। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम टॉप 50 टॉपिक्स आपको बताएंगे, सिर्फ उनको कवर करके चले जाना। सिमिलरली मैं ज्योग्राफी के लिए भी बता दूंगा। ज्योग्राफी के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट के समय पे एक सोर्स भी है ना, कि भैया ये सोर्स है, हाईलाइटेड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको पढ़ लो। एनसीईआरटी का ही करेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको पढ़ लेना। आप हमारे ग्रुप से डाउनलोड मार के पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप ज्योग्राफी का वो सोर्स पढ़ लेना। एंड उसके बाद आप करो उनका रिवीजन। अगर मैंने आपको टॉपिक बताया कि भैया ये 30 टॉपिक पढ़ के चले जाओ, फिर इन 30 के बाहर मत जाना, क्योंकि अगर आप इन 30 के बाहर जाओगे, जो कि आपकी टेम्पटेशन आपको बोलेगी बार बार जाने को, बट दिस इज द टाइम जब आपको आपकी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। आपको ये 30 टॉपिक से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। आपको बस इतने जितने टॉपिक्स मैंने बताए उतने करो, और उन्हीं का मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करते रहो। क्लियर। अब देखो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, हम लोग आपको बता सकते हैं कि भैया कौन कौन से टॉपिक आप कर लो जहाँ से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से अलग से एफर्ट्स क्यों मार रहे हो? जो टाइम बच रहा है, ठीक है, जितना टाइम आपका एफर्ट्स में जाता है उतना टाइम आप अपनी पढ़ाई में लगाओ। क्यों हमें अननेसेसरी अपने आप को परेशान करना है? ठीक है, जब कोई है हेल्प करने को तो उसकी हेल्प लो और अपने काम को अच्छे से करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, देखो हमेशा जब भी आप प्रिपेयर करोगे ना, आपके लिए क्या होना चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं होगा, या एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक बेस नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर सकते। अब हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हमारे लिए, या सीडीएस के प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या मेन होता है, दैट इज़ पीवाईक्यूज़। अगर आप अभी भी, जो कि लास्ट के 30 दिन के लगभग बचे हैं, अगर आप अभी भी पीवाईक्यूज़ नहीं कर रहे हो, तो बेटा दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू आर कमिटिंग विद योर सेल्फ। एंड देखना है इसका आपको जो अंजाम है वो 13 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पीवाईक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करना शुरू करो, है ना। आप देख सकते हो हमने भी एक सीरीज चलाई हुई है, डे प्लानर सीरीज। एंड इस डे प्लान सीरीज में हम डेली टॉपिक्स डाल रहे हैं, एंड इवनिंग में हम क्या कर रहे हैं, उनके बेस्ड पीवाईक्यूज दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा पीवाईक्यूज तो हो नहीं सकते। अगर किसी को फुल स्केल पीवाईक्यू एनालिसिस करना है या फुल स्केल पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर सीडीएस सिलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। आप हमारे सीडीएस सिलेक्शन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अराउंड एंड अराउंड 5000 से ऊपर हमने क्वेश्चंस कंपाइल करे हुए हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के। चाहे अभी हम साइंस की बात करें तो साइंस के, और तीनों सेक्शन की अलग अलग बुकलेट बनाई है, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हमने कंपाइल कर रखे हैं। तो आप वहाँ से ये चीज़ में ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, और हमारी पीवाईक्यू मेनियास को भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। अगर किसी को ये ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द रेट पाल साहब 677, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और किसी को अगर फ्री इनिशिएटिव में ज्वाइन करना है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, दैट इज़ @ACDS/NDA/FCAT। क्लियर। आप इनमें से किसी पे भी मैसेज करके आप हमारे इन दोनों प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आपके लिए क्या रहेंगे, एक बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन की तरह रहेंगे आपके। नेक्स्ट आता है, आप जो भी मॉक दे रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें जो नंबर आ रहे हो उनको लिख रहे हो, लेकिन बाद में जाके उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो। अब एनालाइज करते हुए ना बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, देखो मान के चलो कोई भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका एक ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। अब इसमें से थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, बाकी तीनों हमारे क्या है, रॉन्ग है। अब ये जो रॉन्ग ऑप्शन है ना, हमको क्या करना होता है जब हमें एनालाइज करने होते हैं पीवाईक्यू, तो हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं, भैया इनका बैकग्राउंड क्या है,
क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टेटमेंट से ही उठ के अगले साल क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो अटेम्प्ट तो कर लेंगे लेकिन वहां पर क्या करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करते। अब एनालिसिस करते हुए आपको 2-3 चीजें, सबसे पहले तो बैकग्राउंड एनालिसिस आपको करना है। दूसरा, अगर आपने मान के चलो पूरी की पूरी इंग्लिश का टेस्ट दिया, मॉक दिया, अब होगा क्या भाई, ये तो एक फुल लेंथ मॉक है। अब इसमें आपको उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करना है। सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो आप ग्रामर, एक ग्रामर का सेक्शन लो, ठीक है, दूसरा लो वोकैब का, और तीसरा लो आप कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन। अब ये तीनों सेक्शन थे, ये जो तीनों सेक्शंस है इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से एनालाइज करा जाता है, बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं उनको यहाँ पे लिखो, देन आपने इसमें से अटेम्प्ट कितने करे हैं, क्लियर, आपने इसमें से अनअटेम्प्ट कितने करे हैं, और अटेम्प्टेड में से आपके राइट कितने हैं एंड रॉन्ग कितने हैं। जब आप इस तरीके से इनको एनालाइज कर लोगे, पूरा चार्ट वाइज इसको एनालाइज कर लोगे, तब आपको एक रियल पिक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। और यही जो रियल पिक्चर है ये आपको बताएगी कि आप एग्जाम में एस करने वाले हो कि आप फेल करने वाले हो, ठीक है। तो अब इस तरीके से इनको एनालाइज करना शुरू करो। अभी तक नहीं किया है इसलिए मैंने आपको आपकी गलती बता दी, इनको एनालाइज करो। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी, टेलीग्राम आईडी मैंने अभी आपको बताई, आप इस पूरे फॉर्मेट को बना के मेरे को भेजो एंड आई विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये सेम चीज़ आपको करनी है इंग्लिश के साथ, ये सेम चीज़ आपको करनी है जीएस के साथ। भाई कोई भी सब्जेक्ट उठाया, मान के चलो साइंस है, अब आपने साइंस के मॉक किए तो अगेन साइंस के टोटल क्वेश्चन, अटेम्प्टेड क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, एंड अटेम्प्टेड में से भी राइट कितने हैं एंड रॉन्ग कितने हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा चार्ट बनाओ और तब देखो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। जो चीज़ आपके लिए एक टीचर करता है ना, वो आप खुद से करना शुरू करो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर दोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा ओके क्या क्या दिक्कतें हैं। एंड ट्राई करना जितना कम हो सके सिली मिस्टेक्स करने का। बहुत सारे बच्चों के साथ सिली मिस्टेक्स मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। नॉट करेक्ट नहीं पढ़ते, वो भूल जाते हैं कि करेक्ट आंसर पूछा है कि नॉट करेक्ट आंसर पूछा है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे ये करते हैं। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं दैट इज दे डोंट आइडेंटिफाई दी ट्रैप्स। यूपीएससी ने इनहेरेंटली बहुत सारे ट्रैप्स आपके स्टेटमेंट में डाले होते हैं, जैसे ओनली, जस्ट, ठीक है, ऑलवेज, ऑल, नन, इस तरह के बहुत सारे ट्रैप्स हैं जो यूपीएससी डालता रहता है। तो इस तरह के जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये मत कर देना, ठीक है। और जब आप एनालाइज कर रहे होंगे तो एक चीज और देख लेना कि टाइम मैनेजमेंट, वेदर यू आर एबल टू फिनिश योर पेपर ऑन टाइम और नॉट। इफ नॉट तो आप फाइंड आउट करो कि भैया किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है नो प्रॉपर रिवीजन सिस्टम। आपका कोई भी रिवीजन करने का तरीका नहीं है। आप एक बार करोगे, है ना, 1 टाइम करोगे, 2 टाइम करोगे, आपने कुछ प्री डिसाइड करा ही नहीं है, ठीक है। जब तक आप रिवीजन नहीं करते, और मैंने हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट 3 टाइम्स तो यू हैव टू रिवाइज, तभी आपको उसका कॉन्सेप्ट एंड उसका फैक्ट दोनों याद होंगे। और आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसी चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ने से उसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो जाती, तो आपको प्रॉपर एक रिवीजन सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड आपको एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे एडिशनली बता देता हूँ, ऑल्दो ये मैं बहुत कम बच्चों से शेयर करता हूँ, एक काम करो, एक QRS इसको मैं बोलता हूँ, क्विक रिवीजन शीट, ठीक है। और ये किस दिन के लिए होती है, ये एग्जाम डे के लिए होती है। अब इसको बनाओगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स से इसको मैं समझाता हूँ। मैथ्स आप कर रहे हो तो एक क्विक रिवीजन शीट, 2 A4 पेपर, और इसमें सारे फॉर्मूले लिख लिए, बस। दिस इज योर क्विक रिवीजन शीट जो आप अपने साथ एग्जाम में लेके जाओगे, मतलब नॉट इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, है ना, एग्जाम से पहले जो भी आपको टाइम मिलेगा उसमें गो थ्रू करने के लिए। एंड ये सिर्फ उनके लिए बनाना है जो आपके लिए डाउटफुल है, उस सब्जेक्ट का बिल्कुल नहीं बनाना जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि हाँ ये मेरा सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, QRS की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें से अगर कुछ फ्रेज एंड वर्ब्स आपको लगता है, कुछ इडियम्स लगता है, तो वो आप बना सकते हो। जीएस में ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बट ओनली इन 2 सब्जेक्ट जो आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। लाइक हिस्ट्री की आप बना सकते हो, इकोनॉमिक्स की, मैं तो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स की ही बनाता था क्योंकि माई इकोनॉमिक्स वॉज नॉट दैट गुड, है ना, ठीक ठाक हो गई थी, लेटर ऑन के अटैम्प्ट में ठीक हो गई थी, बट शुरुआती अटैम्प्ट में आई फॉरगेट ऑलवेज, मतलब कि फार्मूलाज लाइक नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, जो जीडीपी से
GVA का कन्वर्जन होता है वो मैं भूल जाता था। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे QRS से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आपको पहले से ही पूरा का पूरा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। और जो आप अब मॉक भी अटेम्प्ट करोगे ना, मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे करो जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 9 बजे बैठ जाओ इंग्लिश के एग्जाम के लिए एंड 12:30 बजे बैठ जाओ GS के एग्जाम के लिए, एंड देन फिर मैथ के एग्जाम के लिए भी आप उसी हिसाब से बैठ सकते हो, है ना। आई थिंक 3 बजे के लगभग का होगा, तो 3 से 5 का आप आराम से बैठ जाओ। एटलीस्ट ये 3 चीज़ें, मतलब ये आप हर संडे को करना स्टार्ट कर दो, अभी नॉट फ्रीक्वेंटली। तो जब तक 24th नहीं आ जाती तब तक आप जो संडे पढ़ रहे हैं उन संडे को आप ये कर लो एक बार। ठीक है, एंड नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, ये मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चे हमेशा यही करते हैं इन लास्ट डेज, वही कि वो ना क्या करते हैं, PYQs उठाएंगे, मॉक उठाएंगे एंड उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। भाई समझो, आपका जो पेपर है ना वो हमेशा उसमें सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होने वाले। वो क्या है, वो एक क्लब है, डिफिकल्ट प्लस इजी क्वेश्चन का क्लब है। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि सर डिफिकल्ट कर लेंगे तो इजी तो हो ही जाएंगे, नहीं भाई, बहुत बार ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लेंदी है पेपर। भाई लेंदी है, बट अगर स्ट्रेटजी लगाओ तो इतने तो नंबर ला ही सकते हो कि पेपर क्लियर कर लो। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही क्वेश्चन इतना लंबा है कि 15 मिनट खा गया आपका। अगर खा रहा है तो यानी कि आपकी कोई ना कोई स्ट्रेटजी गलत है। चलो, जो एग्जाम डे की स्ट्रेटजी होगी वो उस दिन बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि अगर लेंदी लग भी रहा है तो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे मत भागो। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लीव इट, फोकस ऑन इजी मार्क्स। जो ब्राउनी पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करो, तो आपको कोई भी इजी स्कोरिंग क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मेरा एक फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। तो हुआ क्या था कि हम जब तैयारी करते थे तो उन्होंने क्या करा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करते रहे, उसी में उनका पूरा पेपर निकल गया एंड लास्ट के 2 पन्ने बच गए, वो देख ही नहीं पाए, इतना टाइम निकल गया। एंड लास्ट के 2 पन्नों में इतने इजी क्वेश्चंस थे ना कि उस व्यक्ति को इतना बिलीव था कि भाई अगर वो ये इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते तो उनका एग्जाम निकल जाता। तो ये गलती अपने साथ मत करना। ठीक है, अब ये सब जब कर रहे होंगे और इसमें बहुत बार ऐसा होगा, बहुत टाइम आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत टाइम आपके बुरे मार्क्स आएंगे, तो उससे बेटा बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत कर लेना। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, है ना, आपको कोई चाहिए कि जो आपसे बात कर सके, है ना, ईदर यू कैन कनेक्ट विद मी इन माई लाइव स्ट्रीम्स, जो मैं लाइव स्ट्रीम्स करने जा रहा हूँ अभी करंट अफेयर वगैरह की, आप उसमें जुड़ सकते हो। आप आके वहाँ पे अपना प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। मैं दोबारा बता देता हूँ, टेलीग्राम आईडी मेरी पाल साहब 677, इस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फॉर योर CDS एग्जाम स्पेसिफिकली कोई भी डाउट है आपको, जो बच्चा इस बार अटेम्प्ट कर रहा है, जो बच्चा इस बार एग्जाम में बैठ रहा है, उसकी मैं पर्सनली हेल्प करूंगा, चाहे कैसी भी दिक्कत हो। तो सबसे पहले तो अपना शेड्यूल वगैरह जो भी आपका दिक्कत चल रहा है उन सब चीज़ों को सुधारना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में जाके दिक्कत दे सकती है। क्लियर, आई होप ये कुछ गलतियां हैं जिसमें से आप भी कुछ ना कुछ गलतियां अभी तक कमिट कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, लगे रहो। लेकिन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो अभी इनको सुधार लो, नहीं तो एग्ज़ाम के दिन आपको इन गलतियों का हर्जाना देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगेन आखिरी में भी ये बोल रहा हूँ कि डराने वाली बात नहीं है, बट येस, अगर मुझे दिख रहा है कि भाई आप लोग कुछ गलतियाँ कर सकते हो तो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को आके उस चीज़ के बारे में अवेयर करूँ। ठीक है, चलिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा आपके लिए, और भी स्ट्रेटजी की वीडियो लाता रहूँगा। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एक चीज़ आपके साथ मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि जिन भी बच्चों को ये टॉपिक वाइज दिक्कतें थी कि कौन सा टॉपिक करना चाहिए कौन सा नहीं, उनकी वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। एंड विद दैट करंट अफेयर की वीडियोस भी हमारी जल्दी आ रही हैं, तो उनको भी आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, चलिए, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।